हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, राइट। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई सेल डिवाइड क्यों करता है, अपने ग्रोथ के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए, अपने सेल को मेंटेन रखने के लिए, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा और काफी बेसिक है। और ये अगर इस चैप्टर को आपने समझ लिया तो समझिए 5-6 चैप्टर आपको इजीली कमांड हो जाएगा, राइट। तो अगर हम यहां बात करते हैं, मान लो पहले आज मैं फंडामेंटल ये बताऊंगा कि व्हाई एनी सेल विल डिवाइड। तो डिवाइड क्यों करता है, तो देखो सपोज मान लो मैंने कोई सेल लिया, ठीक है। मैंने कोई सेल ले लिया, मान लो सपोज मैंने एक सेल ले लिया, ठीक है। बात को समझिए, मैंने एक सेल ले लिया और ये सेल था G0 फेज में। किसमें था? G0 फेज में रेस्ट कर रहा था। और ये सेल जो रेस्ट कर रहा था, राइट, तो रेस्ट कर रहा था तो हम बोलेंगे रेस्ट तो कर रहा था लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव था, ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव था। अगर हम ये बात करते हैं कि मान लो हर सेल का अपना रिसेप्टर्स होता है, ठीक है, और इस रिसेप्टर को बोलते हैं हम ग्रोथ फैक्टर का रिसेप्टर, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर का रिसेप्टर, जहां से कोई भी ग्रोथ फैक्टर बाइंड करे। तो जब ग्रोथ फैक्टर आता है तब कोई भी सेल डिवाइड करता है। देखिए सुनिए, हमारे बॉडी में ओनली 2 टाइप्स ऑफ सेल्स है, एक तो डिवाइडिंग सेल्स है, एक नॉन डिवाइडिंग सेल्स है। डिवाइडिंग सेल वो सेल होता है जो डिवीजन करता है, बट उसको भी ग्रोथ फैक्टर चाहिए। अगर डिवाइडिंग सेल डिवाइड कर रहा है तो उसको ग्रोथ फैक्टर चाहिए उसके डिवीजन के लिए। और नॉन डिवाइडिंग सेल को तो वो डिवाइड ही नहीं करता, उसको कितना भी ग्रोथ फैक्टर दे दे वो डिवाइड नहीं करेगा, राइट। तो कुछ सेल मैं बताऊंगा, कुछ सेल परमानेंटली ब्लॉक्ड होता है। जो सेल कभी डिवीजन नहीं करना चाहता उस सेल को टर्मिनल डिफरेंशिएटेड सेल बोलते हैं। और जो सेल अभी डिवीजन कर रहा था, अब बंद कर दिया और वो रुक गया, अब वो डिवीजन नहीं करना चाहता लेकिन बाद में काम आएगा तो करेगा, वो टेम्पोररली ब्लॉक्ड सेल होता है। जैसे हमारा हेपेटोसाइट, लीवर सेल टेम्पोररली ब्लॉक्ड है, जब जरूरत पड़ता है तो वो करता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा लीवर जो है रीजनरेशन शो करता है कि नहीं। इसका मतलब रीजनरेशन शो करता है, इसका मतलब क्या होता है, यानी वो सेल डिवाइड करना चाहता है, राइट। तो अभी मान लेते हैं कि अगर अभी ग्रोथ फैक्टर हम इस सेल को नहीं दे तो सेल तो G0 फेज में है, और जितने भी ग्रोथ फैक्टर का रिसेप्टर है, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, और ये रिसेप्टर ग्रोथ फैक्टर से बाइंड करता होगा। अब अगर ये रिसेप्टर ग्रोथ फैक्टर से बाइंड करता होगा, राइट, तो क्या होगा, देखो अभी बाइंड हम नहीं करवा रहे हैं, तब सेल के अंदर जाके देखते हैं कि क्या होता है। तो हम जानते हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, राइट, दिस इज अ न्यूक्लियस। और सेल का न्यूक्लियस के अंदर अपना डीएनए होता है, राइट, अपना डीएनए होता है। और ये जो है जब हम सेल के अंदर जाते हैं तो यहां पे देखते हैं कि ये सेल का साइटोप्लाज्म हो गया, दिस इज कॉल्ड सेल साइटोप्लाज्म, दिस इज कॉल्ड सेल साइटोप्लाज्म। तो इसको लिख देते हैं साइटोप्लाज्म, राइट, साइटोप्लाज्म लिख देते हैं, इसी को साइटोसोल भी बोलते हैं। अब साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है रेटिनोब्लास्टोमा, मैं यहां पे लिख देता हूं रेटिनोब्लास्टोमा। आप लोग बोलते हो ना चेक पॉइंट, आखिर वो चेक पॉइंट कैसे बनता मैं वो बता रहा हूं, है ना। और रेटिनोब्लास्टोमा के साथ एक प्रोटीन बाइंड रहता है जिसका नाम है E2F। यह एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, यानी ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन मीन्स होता है डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, राइट, बाय द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, है ना। और उस ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की आवश्यकता होती है, इट नीड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो E2F क्या है? ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, राइट। अब यहां पे जब इस कंडीशन में ग्रोथ फैक्टर नहीं था तो ये दोनों आपस में बाइंड था, रेटिनोब्लास्टोमा और E2F बाइंड था, और इसको बोल दिए हम इनएक्टिव फेज। ये क्या है? इनएक्टिव है, अभी इनएक्टिव है, अभी काम नहीं करेगा।
जब रेटिनोब्लास्टोमा के साथ बाइंड रहेगा तो वो E2F काम नहीं करेगा। तब आप देखते हैं अगर ग्रोथ फैक्टर, इफ वी पुट ग्रोथ फैक्टर इन डिवाइडिंग सेल, दिस इज अ डिवाइडिंग सेल, कोई भी डिवाइडिंग सेल ले सकते हो तुम, कोई भी सेल पहले यही प्रोसेस करेगा। और मान लो यहां पे अगर ये डिवाइडिंग सेल है तो अगर इसको ग्रोथ फैक्टर देते हैं, ग्रोथ फैक्टर देते हैं, दिस इज अ ग्रोथ फैक्टर। अब ग्रोथ फैक्टर किससे बाइंड कर रहा है? अपने रिसेप्टर से। तो ग्रोथ फैक्टर को अगर मान लो ये सोमैटिक सेल है तो उसको माइटोजेन बोल सकते हैं। माइटोजेन एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी सेल को डिवाइड करवाता है। तो ग्रोथ फैक्टर यहां पे क्या है? माइटोजेन के जैसा काम कर रहा है कि नहीं? अब ये ग्रोथ फैक्टर जब रिसेप्टर से बाइंड किया, जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड करेगा कि यहां पे एक पाथवे चलेगा जिसका नाम है रास मैप काइनेज पाथवे। मैं आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं बताने वाला क्योंकि ये आपके नीट में नहीं पूछेगा रास मैप काइनेज क्या होता है। तो रास मैप काइनेज पाथवे एक सेल सिग्नलिंग का पाथवे है, राइट? एक सेल सिग्नलिंग का पाथवे है। और ये सेल सिग्नलिंग का पाथवे जब तक नहीं होगा तब तक हमारा दो प्रोटीन होता है, एक होता है सीडीके और एक होता है साइक्लिन, है ना? सीडीके और साइक्लिन बनता है। सीडीके का पूरा नाम आप लोग जानते होंगे, इसका नाम है पूरा साइक्लिन डिपेंडेंट, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, राइट? और ये साइक्लिन है, यानी ऐसा ये काइनेज है, एंजाइम है जो साइक्लिन के साथ ही काम करेगा। और जब ये दोनों सीडीके और साइक्लिन बाइंड हो जाएगा, जब सीडीके और साइक्लिन मान लो बाइंड हो गया इस तरह से, तो हम इसको बोल देंगे एक्टिव। दिस इज एक्टिव ओनली, दिस इज एक्टिव। और जब ये हम जानते हैं कि सीडीके काइनेज है तो ये क्या करता होगा? फॉस्फोराइलेशन करता होगा। किसी भी प्रोटीन में, इनएक्टिव प्रोटीन में फॉस्फेट को जोड़ के उसको एक्टिव करता होगा। अब ये सीडीके क्या किया? ये सीडीके यहां पे आके ये गया यहां और E2F को फॉस्फोराइलेट कर दिया। क्या कर दिया? E2F को फॉस्फोराइलेट कर दिया। और जब E2F को फॉस्फोराइलेट कर दिया तो रेटिनोब्लास्टोमा अलग हो गया E2F से। अब E2F जब अलग हो गया, E2F अलग हो गया, हम क्या बोले कि सीडीके किसको फॉस्फोराइलेट किया? E2F को। अब E2F अलग हो गया और ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, यानी ये न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। और ये जब न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ट्रांसक्रिप्शन करके एक एंजाइम बनाएगा। दैट पर्टिकुलर एंजाइम इज कॉल्ड MCM हेलिकेज। अब जैसे ही मान लो MCM हेलिकेज कैसे बनेगा? डीएनए से आरएनए बनेगा, यही आरएनए बाहर निकलेगा और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा और उसके पास राइबोसोम है और उस राइबोसोम से वो एंजाइम बनाएगा हेलिकेज। इसका मतलब सेल समझ जाता है कि जी नोट फेज में तो कुछ नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हुआ आफ्टर बाइंडिंग ऑफ ग्रोथ फैक्टर, देन ये सेल कहां एंटर कर गया? G1 में। तो समझे, जी नोट से G1 में कोई भी सेल कैसे आएगा? अगर उसके पास सब मटेरियल है, हर वो मटेरियल है जो ये डिवाइड कर सकता है, हर वो मटेरियल है जो ये डिवाइड कर सकता है, तो ग्रोथ फैक्टर जैसे ही आएगा कि ये सब प्रोसेस वो करेगा। और सबसे मेन है सीडीके और साइक्लिन, और यही सीडीके साइक्लिन है ऐसा प्रोटीन है, दोनों साथ में मिलके इसको कहा जाता है MPF। नीट में हमेशा क्वेश्चन आता है ये, इसका नाम है मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। जब दोनों कलेक्टिवली साथ में रहेगा तो MPF बोलेंगे, और यही MPF के फॉर्म में एक्टिव होता है और तब काम करता है। जैसे ही मान लो जी नोट फेज में ये प्रोसेस हो रहा था तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ और यही आरएनए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास गया और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाके ये एंजाइम बनाया, पहला एंजाइम बनाया MCM हेलिकेज। बहुत सारा एंजाइम बनाता है और हम जानते G1 फेज में वो चीज बनता है जो S फेज को चाहिए। एंड वी नो दैट ड्यूरिंग S फेज DNA replication will occur। DNA replication S फेज में होता है। इन द केस ऑफ यूकैरियोट, आपको कभी भी प्रोकैरियोट का पूछेगा कि बैक्टीरिया में DNA replication कहाँ होता है, तो बैक्टीरिया में कोई सेल साइकिल फेज की बात ही नहीं करते हैं। वहां पे ना G1 फेज बोलते हैं, ना S फेज बोलते हैं, ना G2, वहां पे बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन कब होगा, तो हम बोलेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया के केस में बाइनरी फ्यूजन से पहले होगा, प्रायर टू बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो
इस तरह से आप सेल जो है G0 फेज से कहां इंटर कर गया, G1 फेज में इंटर कर गया। तो G0 से G1 फेज में इंटर कर गया, ठीक है, G0 से G1 फेज में इंटर कर गया, ठीक है। तो ये सेल इस तरह से वो डिवाइड करता है। देखो आखिरकार सब पढ़ लेते हैं कि सेल साइकिल को 2 फेज में बांटा, इंटरफेज, डिवाइडिंग फेज, इंटरफेज में G1 फेज, S फेज, G2 फेज ले लिए। सब में टाइम है, हर में टाइम है, यानी 23 आवर्स आपके इंटरफेज में लगता है और 1 आवर्स एम फेज में लगता है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कोई सेल जब रेस्ट करता होता है, कोई सेल जब रेस्ट करता है तो वो सेल कैसे G0 से G1 में मूव करेगा। ये नहीं कि सब मटेरियल है तो G0 में था G1 में चला गया। कभी कभी तो ऐसा होता है, जैसे ही एम फेज, देखो जैसे ही एम फेज कंप्लीट हुआ तो सेल बना। अब ये सेल क्या करेगा, सेल बनाया, 2 सेल बनाया माइटोसिस करके, ये सेल G1 फेज में चला जाता है। अब इस सेल को रोका जाता, भाई तेरे पास सब चीज नहीं है, तू फिर से रिटर्न आ, तो फिर से रिटर्न आ, तेरे पास अभी डिवीजन करने का मैसेज नहीं मिला है, तो G1 फेज को तुरंत क्या करो, रिवर्स करके किसमें आ जा, G0 फेज में आ जाओ। तो कभी कभी ये जो रिवर्स बैक हुआ है, इस प्रोसेस को, इसी के कारण सेल किस में चला गया, G0 फेज में चला गया। और G0 फेज में जब चला गया तो इस सेल को हम बोल देंगे क्यूसेंट फेज में चला गया। यानी वो सेल अभी G0 फेज में रहना चाहता है, अभी डिवीजन नहीं करना चाहता है। बहुत सारे सेल G0 फेज में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जब जरूरत होगा तब डिवीजन करेगा। तो इस तरह के स्टेज को हम क्यूसेंट फेज का नाम देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कि सेल साइकिल का जो 2 फेज है, इंटरफेज और डिवाइडिंग फेज यानी एम फेज। तो इंटरफेज में जो G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है, ये सब के बारे में डिस्क्राइब करूंगा एक एक करके। G1 फेज में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है, कौन कौन सा एंजाइम बनता है, जितना भी डीएनए पॉलीमरेज है, जितना भी रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम है, सब G1 फेज में बनेगा। फिर S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, यानी अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा। फिर आप हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस और सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन, यानी सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन और हिस्टोन प्रोटीन का रेप्लिकेशन आपको कहां पे होगा, S फेज में ही होगा। फिर G2 फेज में हर वो प्रोटीन बनेगा जो M को चाहिए, जैसे G2 फेज में ट्यूबलिन प्रोटीन बनेगा। मैं सब डिस्क्राइब करूंगा, एक एक करके डिस्क्राइब करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और इससे कोई क्यूरी होगा तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं नीचे, है ना, हम उसका आंसर देंगे, ओके। और इस आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि क्यों सेल, कोई भी डिवाइडिंग सेल क्यों डिवाइड करता है। कभी कभी देखने को मिलता है कि ये जो है रेटिनोब्लास्टोमा, इसी में प्रॉब्लम आ जाता है, म्यूटेशन हो जाता है इस प्रोटीन में। तो E2F अगर हमेशा एक्टिव हो गया, अगर ग्रोथ फैक्टर नहीं भी दे फिर भी एक्टिव हो गया, तो वो सेल कंटिन्यूअसली डिवीजन करते रह जाएगा। तो उसी सेल में क्या होता है, कैंसर होता है। दैट मीन्स व्हाट, कैंसर मीन्स व्हाट, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। तो यही सब प्रोसेस एबनॉर्मल होता है जिसके कारण कैंसर होता है। मान लो CD के साइक्लिन हमेशा एक्टिव हो गया तो क्या होगा, कैंसर हो जाएगा। हमेशा एक्टिव नहीं रहना चाहिए। जब CD के साइक्लिन का काम हो गया, CD के तो वैसे भी मरता नहीं, मैं आपको बताऊंगा, CD के नेवर डिग्रेड बट साइक्लिन विल डिग्रेड। अब जब काम खत्म हो गया साइक्लिन को तोड़ देगा, CD के काम ही नहीं करेगा, तब सेल रुक जाता है। तो सेल का रुकना भी एक मैकेनिज्म है, एक पॉइंट है, एक रेगुलेशन है, रेगुलेटरी पॉइंट है। इसी से CDK और साइक्लिन हम कहते हैं कि यही चेक पॉइंट हर फेज में डेवलप करता है। और G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, हर फेज का CDK और साइक्लिन अलग अलग होता है, अपना अपना CDK और साइक्लिन होता है।